यहाँ तक हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। हमने एक सर्वर बनाया था और उस सर्वर को हमने रन करके देखा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था कि जैसे ही हम कमांड यूज करेंगे npm run dev, जैसे ही हम ये कमांड यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम हमारा जो सर्वर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और सर्वर हमारा किस पोर्ट पे चल रहा है तो वो यहाँ पे मेंशन है कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पोर्ट यहाँ .env फाइल में हमने पोर्ट असाइन कर रखा है और यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रखा है, तो इस वजह से हमारा जो सर्वर है यहाँ पे रन कर रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि हम अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने लिख रखा है स्टार्ट और डेव। ये बेसिकली क्या होती है, स्क्रिप्ट में जो स्टार्ट होता है ये यूज होता है हमारा डिप्लॉयमेंट टाइम में, और जो डिप कमांड होती है तो डिप कमांड यूज होती है हमारी डेवलपमेंट टाइम में। क्या मैंने क्या कहा इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जो हमारा कमांड होती है npm start स्टार्ट, इसको हमने मेंशन कर रखा है कि ये तब यूज होगी जब हम क्या करेंगे, डिप्लॉय कर रहे होंगे कोड को, ठीक है। जब हम अपने पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे होंगे तो npm स्टार्ट कमांड को यूज कर रहे होंगे। और अभी के लिए डेवलपमेंट पर्पस में जब हम काम करेंगे तो हम यूज करते हैं npm dev का। dev क्या होती है, ये बेसिकली डेवलपमेंट टाइम में यूज होने वाली कमांड होती है, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम में जब हम बना रहे होते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक अभी आपने सर्वर क्रिएट किया और अगर सर्वर में आपके कहीं इशू आ रहा है तो आप मुझे कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, और मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा कि हाँ कहाँ इशू है। देखिए, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है, हमारा मर्न बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो हमें फास्ट फेज में भागने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि हम साथ में मिलकर काम करें। और अगर आपका कोड कहीं पे भी एरर आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप खुद से उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए कोडिंग पार्ट इजी है लेकिन चीजों को समझना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो अगर आप चीजें समझ जाएंगे, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होंगे, तो फिर उसके बाद फिर लॉजिक बिल्डिंग इतना टफ नहीं होता है। उसमें बस आपको फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दो दो कमांड बताई, काफी आपने देखा होगा कि कई जगह आपको इन चीज के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी चीजें आप मिस आउट करें। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करें तो आपको फिर इसका मतलब समझ में ना आए, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट में अभी हमने ये देखा था, यहीं तक हमने कवर किया था बेसिकली। तो ये ओवरव्यू था हमारे प्रोजेक्ट का, और आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपना एक फोल्डर बनाएंगे। हम क्या कर रहे होंगे, हम एक फोल्डर बना रहे होंगे। ऐसे समझिए कि हम एक फोल्डर बना रहे होंगे। अ, हम एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे। मैं देखिए आर्किटेक्चर में क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिगर्स मैप हो रहे हों। तो हम क्या करेंगे, हम फोल्डर क्रिएट कर रहे होंगे। किस नाम से होगा फोल्डर हमारा, फोल्डर होगा हमारा फोल्डर होगा हमारा कॉन्फ़िग नाम से। और हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, इस फोल्डर को कनेक्ट कर रहे होंगे हमारे किससे, हम कनेक्ट कर रहे होंगे इसे अपने डेटाबेस के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभी के लिए ऐसे समझिए कि ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। तो हम अपने इस फोल्डर को क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िग फोल्डर होगा हमारा, और हम डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होंगे। और क्लाउडनरी वगैरह के बारे में हम देखेंगे क्या होता है आगे वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस आप ये फिगर याद रखिए कि हम एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्फ़िग नाम का। कहाँ पे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, और डेटाबेस को क्या कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे। तो आते हैं अपने वीएस कोड पे, और वीएस कोड में आने के बाद फिर हम क्या करेंगे,
देखिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर करके आ रहा है। हम यहाँ पे फोल्डर का नाम देंगे कॉन्फ़िग। बेस्ट प्रैक्टिस है स्मॉल लेटर्स पे फोल्डर्स का नाम दिया जाता है। हमने यहाँ पे मेंशन किया कॉन्फ़िग, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर बना रखा है और कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे कॉन्फ़िग में और एक फाइल बनाएंगे db connect.js नाम से, db connect.js करके एक फाइल हम बनाएंगे और क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो अभी हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं और जो हमारे फाइल का ये कनेक्ट है, इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम इसको कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल हो गया। अब देखिए हम बात कर रहे थे डेटाबेस कनेक्ट करने की, तो जब हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे mongoose का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि npm इंस्टॉल कर दो mongoose को। mongoose क्या है, मैं अभी आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा कि mongoose क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसे, ठीक है। बेसिकली देखिए हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं MongoDB डेटाबेस का, ठीक है। तो जब हम MongoDB डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हमें किस चीज की जरूरत है, mongoose की जरूरत क्यों है, हम अपने व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम क्या यूज कर रहे हैं, हमें जरूरत है कनेक्ट करने की, अ, हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे डेटाबेस को, ठीक है। डेटाबेस में हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस में हम यूज कर रहे हैं MongoDB का, यस, MongoDB डेटाबेस का हम यूज कर रहे हैं। अब MongoDB डेटाबेस को यूज करने के लिए, ऐसे समझिएगा, MongoDB डेटाबेस को यूज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें नीड होती है, MongoDB डेटाबेस को यूज करने के लिए हमें जरूरत होती है एक पैकेज की। इसको बस रीड कीजिएगा कि MongoDB डेटाबेस को यूज करने के लिए हमें जरूरत होती है पैकेज की, पैकेज की जिसको हम कहते हैं, पैकेज की जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, mongoose। mongoose क्या है, हमारा एक ओडीएम है और हमें जरूरत होती है एक पैकेज की जो कि क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है डेटाबेस को हमारे प्रोजेक्ट से, ठीक है। मतलब हम अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस को कनेक्ट कर पाते हैं। तो mongoose क्या होता है, हमारे पास एक पैकेज होता है जो इसमें हमारी हेल्प करता है। हाँ, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया ओडीएम। देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है जिसको कहते हैं, जिसको मैंने क्या कहा, ओडीएम। मैं आपको दो दो चीजों से और रूबरू करवाता हूँ। एक होता है ओडीएम, ठीक है। ओडीएम का फुल फॉर्म होता है हमारा, ओडीएम का जो हमारा फुल फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, ठीक है। और एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास, ये आपको हर जगह डेवलपमेंट में यूज होते हुए मिलेंगे, या तो हम ओडीएम यूज कर रहे होंगे या ओआरएम यूज कर रहे होंगे। ओआरएम का फुल फॉर्म जो होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं जब हम ओआरएम की बात कर रहे होते हैं ना, तो ओआरएम को हम यूज करते हैं हमारे
मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि हम ORM को यूज करते हैं किस चीज के लिए। देखिए, फिगर्स से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो। कोड तो हम कर लेंगे, कोड में कोई बड़ी बात नहीं है, कोड आपका हो जाएगा, हमारे पास इनफ टाइम है। तो मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए समझाना चाहता हूँ ताकि आपको किसी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर दें। देखिए, ORM का हम यूज तब करते हैं जब हमें नीड होती है किस चीज की, जब हम वर्क कर रहे होते हैं हमारे SQL डेटाबेस पे। ठीक है, SQL डेटाबेस पे वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा आपने सुन रखा होगा माई एसक्यूएल। जब हम इस चीज पे काम कर रहे होते हैं तो हमें इसकी जरूरत होती है। हम ORM पे जब वर्क करते हैं तो हमें नीड होती है इस चीज की। ठीक है, और क्या हो रहा है यार। ठीक है, जब हम ORM पे बात करते हैं तो हम SQL या माई एसक्यूएल डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ODM पे बात करते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए कि जब हम ODM पे बात करते हैं तो हम किस चीज का यूज कर रहे होते हैं ODM पे जब हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हम मोस्ट प्रोबेबली बात कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट मैपिंग के ऊपर। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैपिंग या डॉक्यूमेंट मॉडलिंग बोल सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबली वर्क कर रहे होते हैं नो एसक्यूएल के लिए, नो एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं हम। नो एसक्यूएल जैसे हमारे पास हो गया मोंगो डीबी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ORM और ODM। आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक एक मैं लाइन आपको यहाँ पे रीड कीजिएगा, आप उस लाइन को जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। मॉन्गूस क्या है हमारा, तो बस सिर्फ इस चीज को आप रीड कीजिएगा। ठीक है, मॉन्गूस हमारा क्या है, एक ODM है। क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल है, या हम कह सकते हैं ODM लाइब्रेरी है। ठीक है, मॉन्गूस हमारी एक ODM लाइब्रेरी है जो MongoDB के साथ, सिर्फ इस चीज को रीड कीजिएगा, जो MongoDB के साथ यूज होती है कब, ज्यादातर केसेस में या स्पेशली नोड जेएस के एप्लीकेशन में, नोड जेएस के एप्लीकेशन में। ठीक है, मोंगूज एक ODM लाइब्रेरी है जो कि MongoDB के साथ यूज होती है, स्पेशली जब हम नोड जेएस एप्लीकेशन में बात करते हैं। तो अब इसको हम यूज क्यों करते हैं, अगर हम इसकी बात कर लें। देखिए, मैं इन डेप्थ में इसलिए जाना चाह रहा हूं ताकि आपका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में जाऊंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, उसके बाद फिर हम कोडिंग पार्ट में जाएंगे। ये हेल्प करता है जो हमारा जो mongoose होता है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है स्कीमा डिफाइन करने में। जो mongoose होता है हमारा, ये हेल्प करता है स्कीमा डिफाइन करने में। स्कीमा क्या होता है, आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डेटा मॉडलिंग के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी रफ वर्क के लिए आपको समझा देता हूँ कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा कुछ हमारा ऐसे होता है कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ इस टाइप का स्कीमा हमारा होता है। जैसे हम नेम की बात करें तो नेम मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बता दिया कि विभास होगा जो हमारा नेम है। और एज की अगर हम बात कर लें तो एज जो होगी हमारी, मान लीजिए 18 कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम ईमेल की बात कर लें तो वर्क xyz@gmail.com, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, स्कीमा क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर फिक्स कर रहे होते हैं, तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास जो हेल्प करता है वो mongoose करता है। और मॉडल्स बनाने में, मॉडल जैसे मैंने आपको बताया कि एक फीचर, ऐसे समझिए, अभी के लिए ऐसे समझिए कि एक फीचर्स डिफाइन करने में या एक स्ट्रक्चर, एक स्कीमा क्रिएट करने में हम mongoose को यूज करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं हम अपने कोड पार्ट पे। तो हमने यहाँ पे मोंगोस को इंस्टॉल कर लिया है। अभी अगर आपको मोंगोडीबी भी इंस्टॉल करना है तो सिंपली कमांड रन कीजिएगा, npm install mongodb। ये क्या है, दिस पैकेज नेम इज नॉट वैलिड बिकॉज वन नेम कैन नो लॉन्गर कैपिटल लेटर। ओके, कोई इशू नहीं है। npm i mongodb, तो हमारा क्या होगा, mongodb भी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये एरर थी। आपको आपको भी ऐसे ही कोड करने के दौरान एरर्स मिलेंगी, तो उनसे घबराना नहीं है, बल्कि एरर्स को रेट करके हमें डिबग करना होता है। और ये टोटली डिपेंड करेगा हमारे इंटरनेट के स्पीड पे। तो हमने ये यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं और db connect.js फाइल के अंदर आते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कर रहे होंगे कॉन्स्ट mongoose। mongoose हम क्या कर रहे होंगे, रिक्वायर कर रहे होंगे। कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर कर रहे होंगे किसको, mongoose को। ठीक है, ये क्या है, ये कोड मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए बस ऐसे समझिए कि हम कॉन्स्ट mongoose को यूज कर रहे होंगे। देन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी। और ये क्या होगा, ये एसिंक होगा हमारा। एसिंक क्या होता है, आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है, नहीं आता होगा तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जावास्क्रिप्ट आपको आएगी तो ये कोड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और ट्राई कैच ब्लॉक आपको लगाना कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं अवेट का। अवेट, अवेट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। mongoose, एंड फिर हम यूज करेंगे डॉट कनेक्ट, अवेट mongoose डॉट कनेक्ट। और फिर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करा रहे होंगे किससे, डॉट env फाइल से। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोसेस डॉट env। और क्या कनेक्ट करा रहे होंगे, हमें क्या चाहिए होगा, हमें यूज करना होगा mongo URI का। ठीक, इस चीज को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, इस चीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जाएंगे कहाँ, अपने डॉट env फाइल में। और डॉट env फाइल में आके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आके हम इसको क्या कर, अभी हम mongo URI यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ से क्यों फेच कर रहे हैं, उसका रीजन ये है। देखिए इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ लाइन, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जब हम अपने इस कोड को, अपने इस कोड को गिटहब में अपलोड करेंगे, तो कोई अदर पर्सन हमारा सेंसिटिव, हमारा सेंसिटिव डेटा रीड ना करे, रीड ना करे या यूज ना कर पाए, या यूज ना कर पाए। इसलिए क्या करते हैं, हम डॉट एनवी फाइल से चीजों को क्या करते हैं, फेच करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इस लाइन को आप रीड कीजिएगा। मैं अभी अभी के लिए यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। हम आते हैं अपने यहाँ पे, हम क्या करेंगे, मोंगो प्रोसेस डॉट एनवी, सॉरी हट गया ये, डॉट मोंगो यूआरआई से हम क्या करेंगे, कॉपी कर रहे होंगे, मतलब डेटा को फेच कर रहे होंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ये एरर क्यों शो कर रहा है,
ओके, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मोंगो यूआरआई, और फिर यहाँ पे आप दो पैरामीटर्स और पास कर सकते हो। एक हमारा होता है यूज न्यू यूआरएल पार्सर, ठीक है। एक हमारा जो पैरामीटर्स होगा वो होता है यूज न्यू यूआरएल पार्सर, सॉरी नॉट पार्सल। इसकी वैल्यू आप क्या करो, ट्रू सेट कर दो। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसकी वैल्यू भी आप क्या करो, ट्रू कर दो। ये किसके लिए है, ये मोंगोडीबी के लिए होता है। क्यों यूज करते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आपको घबराना नहीं है, बस इतना समझो कि हाँ ये हमें यूज करना होता है, ठीक है। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, सॉरी नॉट, ये यहाँ पे हमें कॉमा देना होता है, नॉट सेमीकोलन, ठीक है। अभी सही है, अभी हमारे पास कहीं कोई एरर नहीं है। ये यूज न्यू यूआरएल पार्सल के बारे में अभी पार्सल के बारे में आपको मैं आके बताऊंगा कि क्यों ये यूज कर रहे हैं। और यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी हम किस लिए यूज करते हैं मोंगोडीबी में, इसके बारे में भी आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आपको ये कंप्लीट कोड व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी के लिए हमारा ये कोड यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और इसको क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। क्या लॉक करेंगे हम कि मोंगो डीबी डेटा, मोंगो डेटाबेस, मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी के लिए ऐसे समझो कि हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारा जो मोंगो डीबी डेटाबेस है वो क्या हो चुका है, वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंसोल डॉट हम क्या दे रहे होंगे, एरर के बारे में बता रहे होंगे, कंसोल डॉट एरर। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि समथिंग लाइक एरर कनेक्टिंग डेटाबेस, ठीक है, एरर कनेक्टिंग डेटाबेस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर को मेंशन कर देंगे, एरर डॉट मैसेज को यहाँ पे, डबल एस ए जी स्पेलिंग सही है, गलत नहीं है ना, ठीक है। एरर डॉट मैसेज को हम यहाँ कर दे, क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारे डेटाबेस कनेक्शन में कहीं भी कोई एरर आता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने डेटाबेस कनेक्शन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो प्रोसेस डॉट एग्जिस्ट एग्जिट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे। तो क्या होगा, अगर कोई कुछ भी एरर आता है तो वो ऑटोमेटिक हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन होगा वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि प्रोसेस डॉट एग्जिट वन कर दिए, और हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन होगा वो उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब सिंपली हमें क्या करना है, हम अपने इस फंक्शन को क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स करेंगे। किसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, हम अपने फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, कनेक्ट डीबी फंक्शन को, कनेक्ट डीबी फंक्शन को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। कहाँ पे, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे हमारे इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक। हम क्या कर रहे होंगे, हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे होंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन का कोड हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कनेक्ट डीबी को क्या कर दो, हम कनेक्ट डीबी को, ये है हमारा कनेक्ट डीबी को हम क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो कनेक्ट डीबी, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक बार अपने इस सर्वर को रन करा के देखते हैं। npm रन डिव करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है।
अभी यहाँ पे क्या है हमारा ऐप क्या है, क्रैश्ड हो रहा है, वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। कोई इशू नहीं है। इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। फिर से एक बार इसको क्लोज करते हैं, क्यों ये एरर आ रहा है। npm रन डिप करते हैं। हाँ एक्चुअली ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर कनेक्टिंग डेटाबेस इनवैलिड स्कीम, एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विथ मोंगोडीबी। यहाँ पे क्या है कि हमने यूआरएल पास नहीं कर रखा है, इस वजह से हमें क्या है ये एरर्स देखने को मिल रही है। कौन सा यूआरएल नहीं पास कर रखा है, जो हमने डॉट एनवी फाइल में ये मोंगो यूआरआई मेंशन कर रखा है ना, इसका हमने यूआरएल अभी तक मेंशन नहीं किया यहाँ पे, इसलिए हमें ये हमारा जो सर्वर है ये क्रैश कर जा रहा है और हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मोंगोडीबी पे। तो हम सिंपली मोंगोडीबी पे जाते हैं, मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी की वेबसाइट पे हम आ गए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन इन विद गूगल कर लेंगे और एक प्रोजेक्ट क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। आई थिंक मेरा पहले से ये अकाउंट होगा, लेकिन ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, दिस साइट कांट बी रीच्ड, ओके। तो अभी हम क्या कर चुके हैं, हम अपने मोंगोडीबी पे साइन इन कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे का जो स्टेप है ये मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे क्या करेंगे। तो अभी के लिए ये हमारा मोंगोडीबी का एटलस ओपन हो चुका है। हम एटलस पे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक वैलिड स्ट्रिंग चाहिए। और जब हम हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक मोंगोडीबी कंपास होता है, एक मोंगोडीबी एटलस होता है। जब हम मोंगोडीबी कंपास पे काम कर रहे होते हैं, मतलब अपने लोकल डिवाइस के लिए जब हम काम करते हैं तो उस पर वर्क कर रहे होते हैं, और जब हम एटलस पे आते हैं तो जब हम डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए क्लाउड में जब हम किसी चीज को स्टोर करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर हम एटलस का यूज करते हैं। तो अभी के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और मैं आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे, अ, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, क्या नाम दे दें, क्या अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम दे दें, व्हाट्सएप प्रोजेक्ट दे दें, ओके। व्हाट्सएप क्लोन कर रहे हैं तो हम व्हाट्सएप क्लोन ही नाम यहाँ पे दे देते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये क्या है, ऐड मेंबर्स एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट का बेसिक ओवरव्यू होगा ये रेडी होके आ जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन स्ट्रक्चर है, जो कि मेन पेज है, अभी क्रिएट होके आ गया है। अब इस पे वर्क करते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या दे रहा है, क्रिएट क्लस्टर करने का ऑप्शन दे रहा है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज करना चाहते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। और यहाँ पे क्या है, हमें क्लस्टर का नाम रखने के लिए दे रहा है, हम बाय डिफॉल्ट टीसी को रहने देते हैं। और यहाँ पे आपको प्रोवाइडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, कोई भी प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम AWS ही रहने देते हैं। और यहाँ पे दो ही हैं हमारे जो डेटाबेस प्रोवाइडर हैं, एक हैदराबाद में है और मुंबई में है आई थिंक। आप इसके बारे में डिटेल में चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहूंगा डिटेल में। अभी रीजन में मैं हैदराबाद बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, टैग नेम ऑप्शनल ही रहने देते हैं। और क्या है यहाँ पे हमारे पास, अ, हमें चाहिए फ्री। तो फ्री में ये बाय डिफॉल्ट मुंबई वाला आ गया, देखिए सेलेक्ट होके। तो हम क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, डेटाबेस क्रिएट होके आ जाएगा और यहाँ पे एक पासवर्ड दे रखा है।
और यूजर नेम दे रखा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड को और आते हैं अपने .env फाइल के अंदर, और हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत पड़े। ईमेल मुझे पता ही है। ये पासवर्ड आप यूज़ मत कीजिएगा। बाय बाय द वे, आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे मैं इस पासवर्ड को रिमूव कर चुका हूँगा, लेकिन ठीक है, अभी के लिए इसको हम .env फाइल में क्रिएट कर वो कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं ताकि हम भूलें ना। और उसके बाद फिर क्रिएट डेटाबेस यूज़र पे हम क्लिक कर देते हैं। चूज़ अ कनेक्शन मेथड का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, हम सिंपली ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमें दे रहा है कि npm इंस्टॉल mongodb। तो हमने पहले से ही mongodb को इंस्टॉल कर रखा है। देन उसके बाद फिर हमें ये ऑप्शन दे रहा है URI का, और ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि mongodb प्लस ये, और हमारी आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। विव सैंपल कोड सैंपल, ये बेसिकली mongodb कनेक्ट करने का है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपने कोड पे ऐड कर रखा है, और ये हमारा क्या है, URI है, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और डीबी पासवर्ड क्या है, इसमें हमें वही ऐड करना है जो हमने पासवर्ड यहाँ से उठाया था। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं अपने मोंगो URI के अंदर, और मोंगो URI पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को यहाँ से और अपने पासवर्ड के अंदर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये एरर होगा, आई थिंक इस एरर को हमें रिमूव हो जाना चाहिए यहाँ पे। एक बार हम फिर से रन करके देखते हैं, npm रन dev कमांड यूज यहाँ करते हैं यहाँ पे, और अभी क्या आ रहा है, अभी है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी आर नॉट सपोर्टेड, एरर कनेक्टिंग डेटाबेस ऑप्शन, यूज न्यू यूआरएल पार्सर और यूनिफाइड टोपोलॉजी आर नॉट सपोर्टेड। ओके, तो ये देखिए, ऐसी एरर्स आपको मिलेंगी जब आप कोड कर रहे होंगे, तो ऐसी मल्टीपल एरर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी हम इसको भी डिबग करना। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने db.connect में, और हमने जो यहाँ पे इन दो पैरामीटर्स को लिख रखा है, ये दो पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम यहीं से इन दो पैरामीटर्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके ओके, तो हमने क्या किया कि यहाँ से इन दो पैरामीटर्स को रिमूव कर दिया, और देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो MongoDB है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ऐसे मल्टीपल एरर्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो उन एरर्स से आप घबराना नहीं है, बल्कि आपको देखना है, एरर्स को रीड करना आना चाहिए। जहाँ पे आपको एरर्स समझ में ना आए, वहाँ आप गूगल कर सकते हैं, एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन एरर्स को समझना आना चाहिए। मैं देखिए यहाँ पे कोई भी एरर्स हटा नहीं रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे जो एरर्स फेस करने को मिल रही हैं, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पे MongoDB सक्सेसफुल हो चुका है, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, और अब हम जाते हैं अपने यहाँ पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ये हमारा, तो आपको आना है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, एडिट का कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हम, ड्राइवर्स पे, ठीक है, और ये है 10 पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। क्या है, फिर से बैक क्यों जा रहा है, क्या है यहाँ पे, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, हमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल चुकी है। कनेक्शन स्ट्रिंग वही होती है जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था।
इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं और इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ जी, तो अभी हमने क्या कर रखा है, हमने अपना प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पे और उसको सक्सेसफुली MongoDB को हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे आना है एटलस में और यहाँ पे आपको जाना है डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नेटवर्क एक्सेस पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा आईपी एक्सेस लिस्ट का। इस पे आपको जाना है। ये बेसिकली क्या होती है, ये आपके लैपटॉप की करंट आईपी होती है या आपके जो लोकल सिस्टम है उसकी आईपी होती है। तो अभी क्या होगा कि जब आपके कोई मतलब आपके कोई प्रोजेक्ट को यूज करना चाहेगा, तो उस अगर वो उस पे MongoDB एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आई थिंक कहाँ पे है वो ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से वो ऑप्शन आपको दिखेगा। हम्म, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आपके ये लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है। तो जब आप इसे डिप्लॉय करोगे और फिर अगर कोई इसे एक्सेस करना चाहेगा ना, तो वो इसे यूज नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको सबकी वैल्यू क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है। इससे क्या होगा, जीरो जब आप सेट कर दोगे ना, तो ये जो आपका MongoDB होगा ये सबके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब इसको हर कोई एक्सेस कर पाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है, तो जो आपका पूरा आईपी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और इसको यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो अभी जब आप डिप्लॉय करोगे इसे और इसके बाद आपके जब प्रोजेक्ट को यूज करेगा, तो वहां पे फिर उसको MongoDB या डेटाबेस एक्सेस का जो प्रॉब्लम होगा वो इशू से फेस नहीं करनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक प्रकार से इसे आईपी व्हाइट लिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको हम ये स्टेटस हमारा भी पेंडिंग में शो हो रहा है, इसको हम क्या होने देते हैं, इसको चेंज होने देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये हमारा पेंडिंग से क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका। तो अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अभी तक क्या था कि यहाँ पे एक मेरे लोकल मशीन की आईपी शो कर रही थी, लेकिन अभी मैंने इसको एडिट करके बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस सेलेक्ट किया है और इसको मैंने जीरो पे सेट कर दिया। उससे क्या होगा कि अब हमारा जब जो प्रोजेक्ट यूज करेगा कोई एंड यूजर, अगर हमारा प्रोजेक्ट को यूज करना चाहेगा, तो वो हमारे प्रोजेक्ट को कहीं से भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। डेटाबेस को एक्सेस करने का मतलब है कि वो यूज कर सकता है उसे, उसमें कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अ, हमारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है ये। अब हम आते हैं अपने VS कोड पे और अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं, हमारा जो सर्वर अभी तक चल रहा था इसको यहीं रहने देते हैं। फिर हम कल क्या बनाएंगे, हम कंट्रोलर वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, आज हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोड में हमने जो चीजें लिखी हैं वो एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या किया। और अभी हमने जो डेटाबेस कनेक्ट किया वो डेटाबेस हमने कैसे कनेक्ट किया, उस कोड को समझते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारा पूरा कोड। ठीक है, ये है हमारा कोड। इसमें क्या है, पहली लाइन है हमारी कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आई थिंक आई थिंक दिस शुड बी बेटर। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट कोड। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले तो हम इसे क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब मंगा रहे हैं। कहीं से हम mongoose को यूज करने के लिए रिक्वायर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया कि const connect db करके एक फंक्शन क्रिएट किया। अगर आपको JS आती है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा, अगर तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि const कनेक्ट डीबी एसिंक एसिंक की मैं बात कर रहा था कि हाँ, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो क्या होगा कि एसिंक कीवर्ड से आप फैमिलियर होंगे। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एसिंक का जो काम होता है, एसिंक का जो जो हमारा काम होता है इसका, वो ये होता है कि ये बेसिकली कर क्या रहा है, इस कोड में क्या कर रहा है। तो अगर हम जनरली बात करें तो ये फंक्शन को क्या करता है, एसिंक्रोनस बनाता है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि कोड जो हमारा है वो बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है, बैकग्राउंड में काम करता रहता है, काम करता है। और दूसरी चीज क्या है कि ये बेसिकली क्या करेगा कि ऐप को ब्लॉक होने से रोकेगा, ऐप को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काम है एसिंक का। जब हम आप इससे भी फैमिलियर होंगे, एसिंक का वेट हमेशा साथ में ही यूज किए जाते हैं। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं तो इस कीवर्ड से भी आप फैमिलियर होंगे, अवेट से। कहाँ जा रहा है ये, कहाँ हो क्या रहा है आज, कोई नहीं, यहाँ से फिर से समझाते हैं, कोशिश करते हैं इसकी, इसको इरेज कर देते हैं। अरे क्या हो रहा है यार, ठीक है, अवेट पे आते हैं। इतना आई थिंक बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। कोई नहीं, हम यहीं पे इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अवेट के बारे में समझते हैं। इतना बड़ा क्यों हो रहा है, सॉरी। तो अभी हम बात कर रहे थे एसिंक के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि एसिंक क्या है, अगर आप जावा स्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं तो एसिंक कीवर्ड के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। तो एसिंक करता क्या है कि ये दो चीजें करता है हमारे लिए। एसिंक हमारे लिए दो चीजें करता है। एक ये क्या करता है कि ये बैकग्राउंड में काम को कर रहा होता है। ठीक है, बैकग्राउंड में काम को करता है, जैसे हमने देखा अभी। थोड़ा सा कुछ इशू था तो वीडियो को मुझे थोड़ा सा फिर से पीछे करना पड़ रहा है, बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, कि ये बैकग्राउंड में काम को करता है और ऐप को ब्लॉक होने से रोकता है, ब्लॉक होने से रोकता है। कौन रोकता है, एसिंक। एसिंक और अवेट हमेशा साथ ही यूज होते हैं। अवेट का यूज केस क्या है, जब हम अवेट के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम अवेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अवेट क्या काम करता है, ऐसे समझो कि अवेट अवेट बेसिकली क्या करता है कि एसिंक तो हमारा बैकग्राउंड में काम करता है और ऐप को ब्लॉक होने से रोकता है, लेकिन जब अवेट की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें यूज करने की परमिशन देता है। अवेट यूज करने की परमिशन दे रहा है, यूज करने की परमिशन, परमिशन दे रहा है। ठीक है, क्या यूज करने की परमिशन देता है कि अवेट डॉट, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है अवेट mongoose डॉट कनेक्ट और प्रोसेस डॉट env, जो हमने लिख रखा है कि सिर्फ एशिंग फंक्शन के अंदर ही ये यूज हो सकता है अवेट हमारा।
तो इस वजह से हमने इसे यहाँ पे यूज कर रखा है। और ये ट्राई और कैच ब्लॉक क्या है? कैच ब्लॉक के अंदर जो हमने यहाँ पे लिख रखा है कंसोल डॉट एरर, कि अगर एरर हमें मिलती है, कैच के अंदर हमने एक पैरामीटर्स दे रखा है एरर का। एरर का मतलब है कि अगर कुछ एरर आता है, बाय द वे अगर हमारा कोड नहीं चलता, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या होगा कि जो एरर है उस एरर को यहाँ पे प्रिंट करा दो, कि एरर कनेक्टिंग डेटाबेस एरर का जो मैसेज है वो मैसेज प्रिंट करा दो। और कनेक्शन क्या, कंसोल में क्या प्रिंट करा दो? एरर को। अब प्रोसेस डॉट एग्जिट ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारी जो है प्रोसेस डॉट एग्जिस्ट वाली, ये क्या काम कर रही है? तो ये हमारी काम करती है कि अगर अगर डेटाबेस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सिंपली क्या करती है, ये कनेक्शन को क्लोज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर होंगी आई थिंक। अगर अभी भी कुछ कहीं डाउट है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। स्टार्टिंग की दो लाइन, स्टार्टिंग की ये जो एक लाइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हम मॉन्गूस को मंगा रहे हैं, ठीक है। मंगा रहे हैं कहाँ से? एनपीएम के थ्रू मंगा रहे हैं। एनपीएम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैकेज मैनेजर होता है। कुछ डेवलपर्स ने हमारे लिए ऑलरेडी कुछ कोड लिख रखे हैं और वहीं से हम क्या करते हैं, मंगाते हैं अपने कोड को। तो हम इस फाइल फोल्डर के जो हमारी फाइल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, mongoose को मंगा रहे हैं। कहाँ से? एनपीएम के थ्रू मंगा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये कि ये वाली जो हमारी लाइन है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने ये जो कनेक्ट डीबी का जो हमारा फंक्शन है, कनेक्ट डीबी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि भेज रहे हैं जहां हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। जरूरत है का क्या मतलब है कि हम अपने कोड बेस में, अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में हम जहां भी यूज करना चाहें तो हम यहां से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिए, कि हमारा जो मॉड्यूल का मतलब है कि इस फंक्शन को, कनेक्ट डीबी फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो, भेज दो। कहाँ पे? इस पूरे एंटायर डायरेक्टरी में जहां हमें जरूरत हो, हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हम इसको यूज कर पाएंगे। तो अभी तक तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कनेक्शन हम अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने आपको यहाँ पे कोड के जरिए भी समझा दिया, कोड के थ्रू आपको यहाँ पे भी मैंने रन करके दिखाया कि हाँ देखिए हमारा ये जो कोड है ये इस सर्वर पे रन हो रहा है और हमारा जो MongoDB है वो सक्सेसफुली कनेक्ट भी हो रहा है। जो एरर्स आई मैंने आपको एरर्स भी दिखाई, कहीं पे भी वीडियो में कुछ भी हिडन नहीं था। मैंने लाइव प्रोजेक्ट किया और लाइव में जितनी भी एरर्स आई हैं मुझे, मैंने आपको सारी चीजें दिखाई। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे अच्छी चीज यही है कि हमें वहाँ एरर मिलती है, लेकिन हमें उन एरर से घबराना नहीं है। हमें उन एरर्स को रीड करना आना चाहिए। जितना इफिशिएंटली हम एरर्स को रीड कर पाएंगे, उतनी ही नॉलेज हमारी एक्सपेंड होगी। हमारे जो सोचने का नजरिया होगा वो बढ़ेगा और हम उसे सॉल्व करेंगे, और जितना ही हम सॉल्व करेंगे वही हमारी प्रैक्टिस होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और उसी के थ्रू हम सीखते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में आपको एरर्स भी समझाई, क्योंकि हो सकता है आप जब कोड को रन कर रहे हो अपने कॉलेज में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप इंटरव्यू में इस प्रोजेक्ट को शो करें, तो वहां पे आपको एरर्स आ सकती हैं। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि इस एरर को हमने प्रोजेक्ट में कैसे सॉल्व किया था। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env mongo URI, इस लाइन को मैंने आज भी समझाया, और इसके पहले जब हमने डॉट env फाइल बनाई थी तो वहां पे भी मैंने बताया था कि प्रोसेस डॉट env लिखना कंपलसरी होता है जब हम डॉट env फाइल के थ्रू कुछ
चीजों को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। डॉट एनवी फाइल का कुछ सेंसिटिव डेटा को अपने प्रोजेक्ट में जब हम यूज करते हैं तो हमें इस लाइन का यूज करना जरूरी होता है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आज के प्रोजेक्ट में अभी हमने दो चीजें क्लियर कर ली, ठीक है। दो चीजें हमने क्या क्या क्लियर की यहाँ पे। एक तो हमने क्या कर लिया कि सर्वर बना लिया, और दूसरा हमने क्या कर लिया कि डेटाबेस कनेक्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा है आज के इस लेक्चर में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे तो ये पूरा लेक्चर ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने सीखा एटलस क्यों यूज करते हैं। हमने सीखा कि एटलस का यूज क्या है, एटलस का यूज सीखा, और एटलस वर्सेस कंपास के बारे में जाना। मोंगोडीबी का जो लोकल सिस्टम पे वर्क करने का इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में जाना, और एटलस और कंपास हम क्यों डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, या क्यों हम एटलस इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे थे, यूज किए, वो है हमारा नेटवर्क वाला पार्ट। नेटवर्क जहां पे मैंने आपको आईपी चेंज करके दिखाई, आईपी चेंज करके शो किया, ठीक है, कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेसिबल बना सकते हैं कि कोई कहीं से भी आपके प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाए। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम यहीं तक रखते हैं, और कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम आगे का जो प्रोजेक्ट का सेटअप होगा उसके बारे में जानेंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम कोड करते जाएंगे और कोड को लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाएंगे और हमें कहीं कोई इशू नहीं होगा। देखिए, प्रोजेक्ट तो यूट्यूब में आपको बहुत मिल जाएंगे, काफी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और आपको पेड कोर्सेस में भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन क्या है ना, प्रोजेक्ट को समझ पाना और समझ के खुद से क्रिएट करना, ये एक बड़ी चीज होती है। आज के इस वीडियो में देखिए, जैसे मैं हमने बात की थी ओडीएम और ओआरएम के बारे में भी मैंने आपको चीजें बताई। इसके बारे में डिटेल में भी मैंने आपको बताया कि ओडीएम क्या होता है, हम किस प्रोजेक्ट में ओडीएम यूज करते हैं, किस डेटाबेस के लिए ओडीएम यूज करते हैं, ओआरएम किस डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। और ओडीएम यूज कर रहे हैं तो ओडीएम से हम क्या कर पाते हैं, तो mongoose एक ओडीएम लाइब्रेरी है जो कि MongoDB के साथ यूज होती है, और स्पेशली नोड जेएस एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। देन फिर हमने बात की कि आ, ये क्या है, हमारे स्कीमा हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने जाना। और इसी प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है ओजीएम, हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच फॉर्मेट MongoDB स्टोर्स डेटा। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा, अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा ये क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा ये होगा बीशन फॉर्मेट, बीशन फॉर्मेट, ठीक है। बीशन फॉर्मेट में MongoDB क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, स्टोर करता है, ठीक है। ये मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारे लिए कि किस फॉर्मेट में MongoDB डेटा स्टोर करता है, बीशन फॉर्मेट में। अगर बीशन की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है बाइनरी जेसन, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम टाइम बचा है, थोड़ा सा टाइम है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीसन का जो फुल फॉर्म होता है। क्या हो रहा है आज, मैं सही नहीं हूँ कि मेरा सिस्टम आज सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बीसन की बात कर लेते हैं। बीसन का जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है बाइनरी जेसन। जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये बाइनरी जेसन फुल फॉर्म होता है इसका। ये क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड बाइनरी फॉर्मेट होता है ये। तो मोंगोडीबी इंटरनली क्या करता है कि बीशन फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था ऊपर, इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। बीशन क्यों यूज करते हैं इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ के बारे में आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो व्हाई बीशन, ठीक है, बीसन को ही हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पे उसके बारे में देख लेते हैं। रीजन है, ये फास्ट होता है। ठीक है, बीसन क्या है हमारा? फास्ट होता है। किस चीज में? रीड करने में या राइट करने में? फास्ट होता है। नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा मल्टीपल मल्टीपल डेटा टाइप्स को ये सपोर्ट करता है, टाइप्स को सपोर्ट करता है भीषण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इफिशियंट स्टोरेज होता है। ठीक है, मतलब स्टोरेज को काफी इफिशियंटली मैनेज करता है। इस वजह से हम भीषण फाइल फॉर्मेट को यूज करता है मोंगोडीबी हमारा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे कुछ एक नया फीचर बना रहे होंगे। हो सकता है कि हम कंट्रोलर या व्यू पार्ट को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम कंट्रोलर्स को क्रिएट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।